क्या आप अक्सर लूज और लूज में कंफ्यूज हो जाते हैं? अरे, मैंने तो सेम ही शब्द कहा है, पर हाँ, इन दोनों शब्द की स्पेलिंग्स अलग हैं। ये देखिए, लूज और लूज, पर बोलते हम इनको सेम तरीके से है। तो इनका फ़र्क क्या है इन दोनों वर्ड्स में? इन दोनों वर्ड्स में इनके मीनिंग का फ़र्क है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं इंग्लिश में जिनके मतलब अलग अलग होते हैं, पर सुनने में वे ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं। जैसे कि ये देखिए, अफेक्ट, इफेक्ट, टू टू, हुज। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में पेयर्स होते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आपको ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के मतलब बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उन्हें यूज़ कैसे करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो मेरे साथ ये पूरा लेसन देखते रहिए ताकि आपके दिमाग से सारी कंफ्यूजन निकल जाए अबाउट दीज वर्ड्स। आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। मेरा नाम मिशेल है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम सबसे पहले पैर, ये वाला पैर देखते हैं। ये है लूज और लूज। जी, पर इनमें क्या फ़र्क है? LOSE लूज का मतलब होता है हारना। जी, इसका मतलब होता है हारना। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट क्रिकेट टीम IPL ना हारे, तो आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट माई फेवरेट क्रिकेट टीम टू लूज द IPL। जी, अब हम देखते हैं इस लूज का मतलब क्या होता है। शायद आपको ये मतलब पता होगा। ये शर्ट मुझे बहुत लूज है, मतलब बहुत ढीली है। जी, लूज का मतलब होता है ढीला। इसको आप सेंटेंस में यूज करने के लिए कह सकते हैं, लूज शर्ट पहन के मैं बहुत अजीब लगता हूँ। आई लुक स्ट्रेंज इन लूज शर्ट्स, जिसका मतलब है ढीली शर्ट्स। ऑल राइट, तो अब आप समझ गए हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। इनकी स्पेलिंग्स अलग हैं और इनके मीनिंग्स अलग हैं, पर इनको बोलने का तरीका सेम है। तो याद रखिएगा, जिसमें सिंगल ओ हो वो होता है हारना, जिसमें डबल ओ हो वो होता है ढीला। ऑल राइट दोस्तों, नेक्स्ट पेयर है दैन और देन। जी, इसको हम बोलते हैं दैन, जिसमें कि बड़ा ए आता है, और इसको हम बोलते हैं देन। ओके, अब जानते हैं कि इन दोनों के मतलब क्या होते हैं। दैन का मतलब होता है किसी की तुलना में। जी, जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो हम दैन यूज करते हैं, मतलब तुलना करना। तो आप इसको सेंटेंस में कह सकते हैं, साक्षी की तुलना में शैली ज़्यादा मेहनती है। मतलब साक्षी इज़ मोर हार्ड वर्किंग दैन साक्षी। जी, इसको आप बोलेंगे दैन। अब हम देखते हैं देन का मतलब क्या होता है। देन ज़्यादातर यूज़ होता है टाइम के बारे में बताने के लिए। जैसे कि मैं सुबह उठा और फिर मैंने कॉफ़ी पी। यहाँ पर फिर को हम इंग्लिश में देन बोलेंगे। जी, जैसे कि I woke up in the morning and then I had coffee. मैं सुबह उठा और फिर मैंने कॉफ़ी पी। तो then को हम यूज़ करते हैं टाइम के बारे में बताने के लिए, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं फिर या फिर उसके बाद। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप then को यूज़ करेंगे टाइम के बारे में बताने के लिए। अब हम अपना अगला पेयर देखते हैं, जो है अफेक्ट और इफ़ेक्ट। जी, अफेक्ट और इफ़ेक्ट, इनको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग होती है, पर हाँ, इनके मतलब कुछ मिलते जुलते हैं। आइए मैं आपको समझाती हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के होने का असर या प्रभाव। जी, अफेक्ट होता है प्रभाव। जैसे कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत आलसी है। मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे आलस का तुम्हारी पढ़ाई पर गलत प्रभाव पड़ेगा। मीन्स योर लेजीनेस विल अफेक्ट योर स्टडीज़, मतलब प्रभाव पड़ना। राइट, तो प्रभाव का मतलब होता है अफेक्ट। इंग्लिश में हम इसे अफेक्ट कहते हैं। अब अगर वह अच्छे से नहीं पढ़ेगा और लेज़ी रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होता है इफेक्ट। जी, मतलब परिणाम।
आलसी होने का उसकी पढ़ाई पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उसका परिणाम होगा कि वह अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। The effect will be that he will fail his exams. Okay? तो इफ़ेक्ट का मतलब होता है परिणाम। ऑल राइट, जैसे हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। जी, साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ के बुरे परिणाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई ऐसी दवाई खा लें जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, जो अब खानी नहीं चाहिए, तो उसका आप पर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। मतलब एन एक्सपायर्ड मेडिसिन कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब बुरे परिणाम आपकी हेल्थ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पेयर देखते हैं। ये है बियर और ये है बेर। अब अगर आपको अल्कोहल पीना यानी शराब पीना पसंद है तो आप बियर तो जानते होंगे, पर हम अभी यहाँ दूसरी बियर की बात कर रहे हैं। जिस बियर को आप जानते हैं वो एक नाउन है, मतलब संज्ञा है, और ये बियर है एक वर्ब। जी, ये है एक वर्ब। इस बियर का मतलब होता है सहना। अब जैसे कि सोचिए, एक बहुत मोटा व्यक्ति एक छोटी सी कुर्सी के ऊपर खड़ा हो जाए, तो क्या वह कुर्सी उसका बोझ सह पाएगी? जी नहीं। तो आप कहेंगे इस कुर्सी पर मत खड़े हो, यह तुम्हारा बोझ नहीं सह पाएगी। डोंट स्टैंड ऑन दिस चेयर, इट कैन नॉट बेयर योर वेट। तो बेयर का मतलब होता है सहना। अब अगला वर्ड देखते हैं, बेर। क्या आप जानते हैं कि बेयर फुट का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर। तो बेयर का मतलब होता है जब आपने पैरों में कुछ नहीं पहना होता, उसे हम बेयर फुट कहते हैं। तो जो एरिया आपके शरीर का जहाँ पे आपने कुछ नहीं पहना होता वो बेयर होता है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है प्लीज़ कम इन बेयर फुट, मतलब अंदर नंगे पैर आइए। तो बेयर का मतलब होता है वो एरिया जो कि कवर्ड नहीं है। जी, ये होता है बेयर का मतलब, और बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ये एक पेयर नहीं, ये एक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है देयर। इसमें हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये भी देयर है, ये भी देयर है और ये भी देयर है। इन तीनों को हम देयर ही बोलते हैं, पर इन तीनों के मतलब अलग हैं। तो पहला देयर का मतलब क्या होता है? इस देयर का मतलब होता है उनका। ओके, जैसे कि आप कह सकते हैं उनका बेटा बहुत शरारती है, देयर सन इज़ वेरी नॉटी। तो आपको याद रखना है, जब देयर में आई आ रहा हो तो आप, इसका मतलब है उनका। आई के साथ देयर का मतलब होता है उनका। दूसरा है THERE, इसका मतलब होता है वहाँ। देखो तुम्हारा फ़ोन वहाँ पड़ा है, लुक योर फोन इज देयर। ये मतलब होता है THERE का। जी, आपको ये स्पेलिंग्स अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। जहाँ पर आई आ रहा है वहाँ पे मतलब होता है उनका, जहाँ पर ई आ रहा है वहाँ पे मतलब होता है वहाँ। और अब हम देखते हैं अगला, ये है अपोस्ट्रोफी के साथ। जब हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं इसका मतलब है हम 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना रहे हैं। तो ये देयर 2 शब्दों से बनता है, वो हैं दे आर। जी, दे आर से बनता है देयर। इसको हम बोलेंगे देयर अपोस्ट्रोफी लगा के। जैसे कि अगर आपके घर पर मेहमान आने ही वाले हैं तो आप कहेंगे दे आर अबाउट टू कम। ठीक है, पर अगर आप इंग्लिश के बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो आप दे आर अबाउट टू कम नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे दे आर अबाउट टू कम, वह आने वाले हैं। जी, तो यह मतलब होता है दे आर का। तो ज़रा याद रखिए, देयर का मतलब होता है उनका, इस देयर का मतलब होता है वहाँ, और देयर विद अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है वह लोग। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला पेयर देखते हैं, और वो है ब्रीद और ब्रेथ। जी, जब इसमें ई आ जाए तो हम इसे ब्रीद बोलते हैं, मतलब डबल ई के साथ। हम इसे ऐसे बोलेंगे
ब्रीथ, और इसे हम बोलेंगे ब्रेथ। जी, बिना ई के हम बोलेंगे ब्रेथ और ई के साथ हम बोलेंगे ब्रीद। ब्रीद होता है सांस लेने की प्रक्रिया। ओके, सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेना। अब अगर आप जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और आपके दोस्त आपको कह रहे हैं अरे जल्दी भागो, इतना धीरे क्यों भाग रहे हो, तो आप कहेंगे अरे मुझे सांस तो लेने दो, ओ कम ऑन लेट मी ब्रीद। ये होता है सांस लेना। अब अगर आपको सांस ढंग से नहीं आ रही है तो आप कहेंगे आई एम नॉट गेटिंग माई ब्रेथ, मुझे सांस नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे आई एम नॉट गेटिंग माई ब्रेथ। जो सांस आप एक सांस की बात कर रहे हैं वह होता है ब्रेथ, और अगर आप सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है ब्रीद। ऑल राइट, अब हम अपना अगला देखते हैं। ये है हमारा अगला एग्जाम्पल। जी, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। आप ज़रूर अपने एग्जाम्स में एग्जाम्पल को ईजी लिखते होंगे, और इसका मतलब तो हम सबको ही पता है, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण देना। ऑल राइट, और आई ये भी हम स्कूल्स में अक्सर यूज़ करते हैं या एग्ज़ाम्स में अक्सर यूज़ करते हैं। आई का मतलब होता है अर्थात। अब अगर आप अर्थात को सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे वह स्कूल की सबसे शांत जगह पर रहता है, अर्थात लाइब्रेरी। He stays in the most silent place of the school, that is library। जी, ये मतलब होता है आई का, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं that is। तो जब आप लिखेंगे आप आई और ई लिखेंगे, पर जब आप बोलेंगे आप that is बोलेंगे, मतलब अर्थात। अब हम अपना अगला पेयर देखते हैं जो है इट्स और इट्स। एक में अपॉस्ट्रोफी है और एक में नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपॉस्ट्रोफी हमेशा दो शब्दों को मिलाकर बनती है, ऐसे ही इधर भी दो शब्द मिले हैं, वो है इट इज़। और ये इट्स जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं है, इसका मतलब है उसका या उनका, मतलब कोई चीज़ किसकी है। अगर टेबल पर रखा फ़ोन आपके दोस्त राहुल का है और आपसे कोई पूछे यह फ़ोन किसका है, तो आप कहेंगे यह राहुल का फ़ोन है, तो आप कहेंगे इट्स राहुल्स फ़ोन, मतलब किसका है, उसका है। जी, इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है उसका या उनका, और ये होता है इट इज़। अब हम अपना अगला पेयर देखते हैं, और ये है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। दोनों केसेस में हम इन्हें सेम चीज़ बोलते हैं, पर लिखने में ये अलग होते हैं, PAL और PLE। जी, PAL का मतलब होता है स्कूल का या कॉलेज का या किसी और जगह का हेड। जो व्यक्ति किसी जगह का हेड होता है उसे वहाँ का प्रिंसिपल कहा जाता है। सो PAL वाला होता है हेड और PLE वाला होता है उसूल। जी, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। तो अगर आपके बहुत सारे उसूल हैं, आप कहेंगे आई हैव मैनी प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन में बहुत सारे उसूल हैं। तो उसूल होता है ई के साथ और हेड होता है ए के साथ, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। अब हम अगला पेयर देखते हैं जो है हुज और हुज। फिर से यहाँ पर हम एक अपॉस्ट्रोफी देख रहे हैं, ये है हु इज से बना, और ये जो वर्ड है हुज, इसका मतलब होता है किसका। उसका होता है इट्स और किसका होता है हुज। तो अगर कोई आपसे पूछेगा यह किसका फ़ोन है, वह इंग्लिश में बोलेंगे हुज फ़ोन इज़ दिस, और आप जवाब देंगे इट्स राहुल्स फ़ोन, यह राहुल का फ़ोन है। ओके, अब है हमारे दिन का आखिरी पेयर, और वो है टू एंड टू। टू तो आप जानते ही हैं, एक प्रेपोजिशन होता है जो हमें किसी जगह के बारे में बताता है। तो इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? आप कह सकते हैं कल मैं स्कूल के बाद मूवी देखने गया, येस्टरडे आफ्टर स्कूल आई वेंट टू सी द मूवी। ये एक प्रेपोजिशन है। पर टू विद डबल ओ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा।
अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो आप उसके लिए टू बोलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं मैंने कल तुम्हारे लिए बहुत देर इंतज़ार किया। येस्टरडे आई वेटेड टू लॉन्ग फॉर यू, मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इनके बोलने का तरीका, लिखने का तरीका लगभग सेम है, पर इनके मतलब में बहुत फ़र्क है। तो आज के इस लेसन में आपने इन सब कंफ्यूजिंग वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स जाने हैं और आई होप कि अब आप इनमें गलती ना करें। अगर आपको ये अभी भी याद नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए ताकि आप ये सारे वर्ड मीनिंग्स याद कर पाएँ। आई होप आज का लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आप वापस आएंगे मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। बाय बाय।